हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई ने इस चैप्टर को कंप्लीट हटा दिया है। सीबीएसई ने इस चैप्टर को कंप्लीट हटा दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्यों हटाया है। अगर मतलब इस चैप्टर को अगर ना पढ़े तो आगे की पूरी 11th की फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स, उसमें कुछ पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, अगर आप फोर्स नहीं के बारे में नहीं जान पाओगे, अगर आप मोमेंटम के बारे में नहीं जान पाओगे, अगर आप इम्पल्स, इनर्शिया, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे तो आगे जाके फिजिक्स में पढ़ोगे क्या। आगे जाके फिजिक्स में पढ़ने को तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं सीबीएसई वालों को क्या सूझा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उन्होंने रिमूव कर दिया। बोला कि हमने 11th का 30% सिलेबस रिमूव किया है, जिसमें से ये फोर्स का एक ये चैप्टर नंबर 5 भी शामिल है। अब इसको ख़त्म करने का, इसको रिमूव करने का मतलब है कि उन्होंने पूरी फिजिक्स ही 11th की रिमूव कर दी। उन्होंने पूरी 11th की फिजिक्स ही रिमूव कर दी। और अगर जो बच्चे 11th में ये सब चैप्टर ना पढ़ेंगे वो आगे जाके 12th में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के बिना तो फिजिक्स की स्टार्टिंग ही नहीं होती है। पता नहीं सीबीएसई वालों को क्या समझ में आई है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि इस न्यूटन ने ऐसा क्या बिगाड़ा था। माना न्यूटन ख़राब आदमी था, पता नहीं क्या क्या जीना हराम कर दिया हमारा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी न्यूटन जो है वो फिजिक्स का देवता माना जाता था, और उस देवता को ही इन्होंने हटा दिया। उस पूरे फिजिक्स के पूरे पोर्शन, पूरे चैप्टर को पूरे हटा दिया है ना। इस चैप्टर में से उन्होंने क्या रखा, ओनली सर्कुलर मोशन। अरे भाई वो भी हटा देता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वापस से फोर्स आना है, और फोर्स तो आपने रिमूव कर दिया। क्या पढ़ेगा आदमी इस चैप्टर में। इस चैप्टर को रिमूव करने का मतलब है 11th की पूरी फिजिक्स रिमूव कर देना, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है जिसने भी रिमूव किया है उसको ये चैप्टर बचपन में अच्छे से समझ में नहीं आया, इसलिए उसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, काश अगर न्यूटन दोबारा जिंदा होता अभी तक, अगर न्यूटन अभी भी जिंदा होता तो इस कांड को देख के वापस मर गया होता कि यार मेरा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतनी इम्पोर्टेंट थीसिस मैंने दी, इतने इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इतने इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज दिए जिससे आपकी डेली लाइफ की फिजिक्स जो है वो रिलेटेड है, उसी को आपने रिमूव कर दिया। मतलब कैसे, ऐसा क्या, मतलब क्या काटा है तुमने, क्या सिलेबस की कट किया है। चलो खैर कोई बात नहीं, हम कौन सा सुधरने वाले हैं, हम तो पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 5। गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें बच्चों हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूटन के तीनों नियम जो आप 9th स्टैंडर्ड से बचपन से पढ़ते हुए वो सारे तीनों नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, फिर हम जाएंगे सर्कुलर मोशन में। राइट, किसके बारे में बात करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी बहुत होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक प्रॉब्लम को हम पॉइंट टू पॉइंट सोल्व करेंगे, इंडिविजुअली सोल्व करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में हम काफ़ी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक टर्म है छोटी सी FORCE, फोर्स, उसी के बारे में बात होगी और किसी के बारे में नहीं होगी। बोलो न्यूटन भाई साहब की जय। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। तो बच्चों आपको आज पता है कि ये कौन सा चैप्टर का आपके फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। और अगर ये आपका फर्स्ट लेक्चर जो है तो इसमें आज आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें करोगे। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें करेंगे, छोटी मोटी टर्म्स को समझेंगे, उन टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे न्यूटन के पहले नियम पर। कहाँ पर जाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूटन के पहले नियम पर। तो कैसे हो बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज़ राहुल विश्वकर्मा और आप पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, काइनेमेटिक्स पढ़ी। काइनेमेटिक्स हमने क्या सीखा, काइनेमेटिक्स के बारे में सीखा। ठीक है, इसमें आपने रेस्ट एंड मोशन सीखा। आपने क्या सीखा, रेस्ट एंड मोशन, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी है। रेस्ट एंड मोशन के बारे में डीपली इतने इंट्रोडक्शन ले लिया है, क्लियर है।
अब जब काइनेमेटिक्स में क्या था, सिर्फ आपने ऑब्जर्व किया। काइनेमेटिक्स के अंदर हेलो 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 काइनेमेटिक्स के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस किए। ऑब्जर्वेशन सर कैसे, कि किसी की वेलोसिटी, किसी का एक्सेलरेशन, किसी का डिस्प्लेसमेंट, किसी की डिस्टेंस, किसी की स्पीड वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया। क्या किया, ओनली ऑब्जर्व किया, और उनके बारे में आपने कैलकुलेशंस की। ठीक है, मतलब आपको पता था कि ये गाड़ी यहाँ से इतने टाइम पर चल रही है, इसने इतनी स्पीड कैलकुलेट करी, आपने उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, आपने उसका टाइम कैलकुलेट कर लिया, आपने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ कैलकुलेशन की। आपको पता था कि अगर रामलाल घर से निकला है, कि अगर रामलाल घर से निकला है तो वो 10 सेकंड के बाद में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10/10 बोले तो 1 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ आपने सीखी। मतलब ये देखो, समझ आना, ये रामलाल था, जनरल बातें चल रही है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये रामलाल था, ये 10 सेकंड का टाइम ट्रेवल करके, 10 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ गया, 10 मीटर दूर चला गया, 10 मीटर दूर चला गया। ठीक है, तो मैंने आपसे इसकी स्पीड पूछी, तो आपने क्या बोला सर, 10/10, बोले तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड या वेलोसिटी थी। तो आपको ये सारी चीज़ें पता थी कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, ऐसा सब कुछ होगा, आपने ये कैलकुलेट भी कर ली, लेकिन आपने क्या कभी कोशिश की कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड द ऑल थिंग्स ब्लडी थिंग्स। क्या आपने कभी कोशिश करी कि इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश करी? हेलो, क्या आपने कभी ये सब सोचने का ट्राई किया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वेलोसिटी आ रही है तो क्यों एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें सोची? क्या एक्सीलरेशन का मास के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो किस तरीके से पड़ेगा, ये सारे रीज़न आपने नहीं सोचे। अभी तक के चैप्टर में आपने क्या कैलकुलेट किया, सिर्फ और सिर्फ इसकी जनरल बातें कि वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने कभी इसके पीछे का रीज़न नहीं कैलकुलेट किया। सर हो रहा है तो होने दो ना, हमें क्या मतलब है। अब आपको यहाँ पे मतलब रखना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे मतलब रखना पड़ेगा। यानी कि अभी तक आपने ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर ली है, और अब आप क्या करोगे, उसके पीछे का रीज़न कैलकुलेट करोगे। यहाँ से आपकी डायनेमिक्स स्टार्ट होगी। वाओ, क्या स्टार्ट होगी आपकी डायनेमिक्स। अभी तक क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स, अब क्या पढ़ोगे, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मीनिंग क्या है, डायनेमिक्स का मीनिंग है कि ये सभी चीज़ों के बारे में जो आपने पढ़ी है, उन सभी के पीछे होने वाला रीज़न, उन सभी के पीछे होने वाला रीज़न, वो क्यों हो रही है, कारण, कॉज, वो सब आप किस में पढ़ोगे, डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में तो चीज़ें होती है, और डायनेमिक्स में उन चीज़ों के पीछे का रीज़न दिया जाता है। सो आप वेलकम डायनेमिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है, इसे हम न्यूटन्स डायनेमिक्स भी बोलते हैं, न्यूटन्स डायनेमिक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, ठीक है। या ये पूरी की क्लासिकल फिजिक्स जो है वो अब आप पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो, क्लासिकल फिजिक्स, है ना। मतलब असली फिजिक्स अब स्टार्ट होने वाली है, अब आप कदम रखने वाले हो फिजिक्स की दुनिया में। तो वेलकम बच्चों फिजिक्स की दुनिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। डायनेमिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स के पीछे। अब बात करते हैं थोड़ी सी डायनेमिक्स के बारे में। मुझे मतलब मैं आपको ना स्टोरी एलेबरेट कर रहा हूँ, ठीक है। होती क्या चीज़ें वो आपको पता है, वो हम पढ़ेंगे भी सही, है ना। बस आप आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ जनरल बातों पर है, तो आज हम सिर्फ जनरल बातें करेंगे, है ना। तो आप बस पेन कॉपी थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। चलो ठीक है सर, बस मुंबई नहीं जा सकते आप। चलो डायनेमिक्स पे आते हैं। तो बच्चों, आपने कभी चीज़ सुनो, खुद सोचना कि अगर रामलाल घर से बाहर निकल रहा है,
सब्जी लेने के लिए जा रहा है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुछ स्पीड ट्रेवल कर रहा है, कुछ एक्सीलरेशन आ रहा है, कुछ उसका मास है। तो इन सभी को रामलाल को मोशन कराने के लिए, रामलाल को मोशन कराने के लिए क्या कहीं ना कहीं कुछ फोर्स अप्लाई किया गया है? रामलाल मोशन करे उसके लिए क्या उस पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई तो हुआ है? हुआ या नहीं हुआ? जरूर हुआ है। तो इन सभी के पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मात्र रीज़न है, वो है फोर्स। रामलाल को घर से सब्जी लेने के लिए किसने भेजा? उसकी मम्मा ने। तो उसकी मम्मा ने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। ठीक है, इसीलिए तो रामलाल मोशन कर रहा है। आपने कोई यहाँ से कोई ब्लॉक मूवमेंट, मैंने आप कई बार एक से एग्जांपल करवाए होंगे कि अगर कोई ब्लॉक है, वो पार्टिकल है, वो ब्लॉक है, जो भी है वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट कर रहा है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, उसका वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। कार चलाए, कार की इनिशियल वेलोसिटी, कार की फाइनल वेलोसिटी। लेकिन कार को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स ज़रूरी है। अगर आप कार पर फोर्स नहीं लगाओगे तो क्या कार मूवमेंट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो कहीं ना कहीं कार को चलाने के लिए उस कार के ऊपर क्या अप्लाई करना है? फोर्स अप्लाई करना है। तो इस पूरी डायनेमिक्स के अंदर हम क्या चीज़ सीखेंगे? फोर्स। यानी कि इन सभी के रीज़न, इन सभी के पीछे का जो रीज़न था, जो कारण था, वो क्या है? फोर्स। टेन टेन क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स है। तो इन सभी की चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? फोर्स है सर। क्या है? फोर्स। तो आपको इस सभी पूरे चैप्टर में किसके बारे में बात करनी है? फोर्स के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। अब तरह तरह के फोर्स होंगे, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, दो फोर्स के बारे में कंसिडर करेंगे। किस किस के बारे में? फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट अब जैसे रोटेशनल आएगा तो वहाँ कुछ अलग चीज़ होगी, वहाँ टॉर्क जनरेट होगा वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम बात करेंगे फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है। अब नई टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम है फोर्स। तो फोर्स के बारे में, फोर्स का फॉर्मूला आता कहाँ से, क्या हुआ, ये सारी चीज़ आप न्यूटन के सेकेंड लॉ में यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। फिलहाल जनरल बातें लिखो। अब नोट डाउन करो, अपने अस्त्र और शस्त्र उठाओ, पेन कॉपी उठाइए और हेडिंग डालेंगे फोर्स। हेडिंग डालेंगे फोर्स। ओके सर। चलो बात करते हैं फोर्स के बारे में बच्चों। प्यारी सी बात, क्या दिखाई दे रहा है कैमरे में? क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? देखे? अरे बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चों। फोर्स के बारे में बात की जाए तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला है F = m × एक्सेलरेशन। फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? F = मास × एक्सेलरेशन। बल, फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। m × a क्या बन गई? माँ। ओ बल माँ, क्या बन गई इसको? बल माँ। चलो खैर कोई बात नहीं। फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, बल बराबर माँ। ओके, बल माँ। चलो यूनिट की बात करें। यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है? ये सिर्फ सिखा रहा हूँ, वापस से हम इस चीज़ को न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। ठीक है भैया, यूनिट निकालो। MKS में निकालते पहले। किस में निकालेंगे? MKS में। ओके। मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या आई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स को किसने इलोबरेट किया था? किसने इनोवेट किया था? न्यूटन ने। किसने इनोवेट किया? न्यूटन ने। तो फोर्स को न्यूटन को सम्मान देने के लिए इसकी SI यूनिट है, इसकी SI यूनिट है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। इसको लिखते हैं हम कैपिटल N के साथ में। तो न्यूटन को सम्मान देने के लिए जो फोर्स है उसकी यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन। फोर्स = 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 12 न्यूटन वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा ये तो होगी MKS में। CGS में बात करते हैं थोड़ा सा। हेलो CGS। अगर CGS में बात करें तो मास की यूनिट CGS में ग्राम। मास की यूनिट क्या है? ग्राम। हेलो ग्राम। ओके। एक्सेलरेशन की सर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो CGS में यूनिट क्या हो जाती है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, CGS में होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म बात। अच्छा अब CGS में
इस पूरी यूनिट को सीजीएस में इस पूरी यूनिट को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है डायन। ओ क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। कितनी है? डायन। और न्यूटन तो क्या है, बड़ा राक्षस। सॉरी बच्चों, न्यूटन को क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर अगर न्यूटन नहीं होता तो हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता। तो एक न्यूटन डायन से भी खतरनाक है। एक न्यूटन कई डायन के बराबर होता है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो न्यूटन डायन से भी खतरनाक है। न्यूटन क्या है? डायन से भी खतरनाक है। तो बच्चों एक बात याद रखना, एक न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10⁵ डायन के बराबर होता है। बच्चों आप लोगों की गुरु माँ है ना, आप लोगों की जो गुरु माँ है, ठीक है, उनको मैं हमेशा बोलता था डायन डायन, सॉरी उनको मैं हमेशा बोलता था आप न्यूटन हो, आप न्यूटन हो, आप न्यूटन हो। बड़ी खुश होती थी कि हाँ न्यूटन, मतलब दिमाग के ऊपर वो खुश होती थी कि हाँ मुझे न्यूटन बोला, काफ़ी सम्मान लगता था उनको। लेकिन एक बार एक बच्चे ने, मेरे किसी स्टूडेंट ने जाकर उनको क्या बोल दिया कि सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सॉरी मैम 1 न्यूटन इज इक्वल टू तो 10⁵ डायन होते हैं। उसके बाद से मुझे आज तक खाना नहीं मिला, ठीक है, उसके बाद तक आज तक मैंने उनके हाथ का खाना नहीं खाया, अभी तक रूठी हुई है। खैर कोई बात नहीं। तो उनको क्या पता लगा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डायन के बराबर। अगर मैं इसको लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा? 1 2 3 4 5, क्या हो गया ये? 1,00,000 डायन के बराबर। 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ? 1,00,000 डायन के बराबर होता है। वाओ, नई चीज़ पता लगी सर। सो अगर फोर्स के बारे में अगर आपको कहीं पर बच्चों डायन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? उसकी सीजीएस यूनिट है। क्या है उसकी? सीजीएस यूनिट। इसको कंबाइंड इतना बड़ा बोलोगे, देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना बड़ा बोलो, उससे अच्छा क्या बोल दो? डायन। उससे अच्छा क्या बोल दो? डायन। और डायन, न्यूटन तो किससे, न्यूटन तो क्या है? डायन से भी खतरनाक है। 1 न्यूटन 1,00,000 डायन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 1,00,000 डायन के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1,00,000 डायन के बराबर होता है। हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1,00,000 डायन के बराबर होता है। अगर आपको किसी को डायन बोलना है तो डायन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। आप उससे क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। चलो ओके डायन, ओके बच्चों ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, फोर्स के बारे में। कॉपी किया? चलो अब बात करते हैं फोर्स के टाइप्स। चलो चलो बुलावा आया है। बस सर बस, आप मुंबई नहीं जा सकते, कितनी बार बताएं सर हम आपको। चलो टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो बच्चों फोर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? अप्लाई करने के बिहाफ पे 2 तरीके से होता है, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दो। तो 2 तरीके से फोर्स होते हैं। अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई करने के लिए उन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए, ठीक है, उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए, तो उसे क्या बोलोगे? कांटेक्ट फोर्स। अगर बिना कांटेक्ट में लाए भी उन दोनों के बीच में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसे बोलोगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। अर्थात जैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं, जनरल एग्जांपल है फ्रिक्शन, सबसे अच्छा है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कब लगता है? जब आपकी साइकिल का टायर और सड़क ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तभी जाके आप उन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। तभी जाके उन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। सिमिलरली और अच्छे से समझेंगे, जैसे होती ना स्लाइड्स होती है, जहाँ पे आप स्लाइड करते हो, वो तो जनरल स्लाइड तो होती है फ्रिक्शनलेस। जो जनरली आप जो स्लाइड करते हो वो तो क्या होती है? फ्रिक्शनलेस। सपोज कि अगर उसमें फ्रिक्शन होता, सपोज अगर उस स्लाइड में फ्रिक्शन होता तो क्या होता बच्चों? सर कुछ नहीं होता, हमारे आलू के चिप्स बन जाते,
हमारे आलू के ही चिप्स बन जाते हैं। तो आलू का चिप्स बनने के लिए क्या आपके आलू और उस स्लाइड को आपस में कांटेक्ट में होना पड़ा? बिल्कुल सही। तो कांटेक्ट में फ्रिक्शन का डेवलप हो तो आपको वहाँ पे उन दो ऑब्जेक्ट को क्या लाना पड़ेगा? आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। इसी तरीके से मस्कुलर फोर्स, आलू के चिप्स, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स में क्या होगा? जैसे भी आप आपके मसल्स जो है वो फोर्स लगाती है तो कहीं ना कहीं उनको कांटेक्ट में आना पड़ता है, तो वो भी क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। अगर बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्स की तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैग्नेटिक फोर्स, जो आपकी मैग्नेट फोर्स लगाती है, जो आपकी मैग्नेट फोर्स लगाती, दो मैग्नेट है, अब उन दोनों मैग्नेट को अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी आप करवा रहे हो तो उसके लिए कांटेक्ट में लाना जरूरी है या कहीं दूर से ही काम चलेगा? बिल्कुल, उनको बिना कांटेक्ट में लाओगे, इतनी डिस्टेंस पे रखोगे तब भी क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कांटेक्ट में ही लाओ, बिना कांटेक्ट में लाएं भी काम चल जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ने वाले 12th का पहला चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी क्या है? नॉन कांटेक्ट टाइप का फोर्स है ना बच्चों। एक फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स, केमिकल फोर्स जिसे आप कंसिडर कर सकते हो, उसकी कैटेगरी में डाल सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स में भी न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, वो भी क्या होता है? एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर फोर्स को एक अलग कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये सारे क्या है? फोर्स के बारे में जनरल चर्चा है। आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। हाँ, अब बच्चों में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। वैसे तो पूरी 11th की फिजिक्स डेली लाइफ पे बेस्ड है ना, बट ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला पूरा चैप्टर आपकी कंप्लीट डेली लाइफ पर बेस्ड है। जो जो आप ऑब्ज़र्व करते हो, जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो डेली लाइफ में, उन सभी को ऑब्ज़र्व करके ये पूरा चैप्टर है। उन ऑब्जर्वेशंस पर ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक कॉपी कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो ठीक है बच्चों, अब मुझे उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चों नई बात करते हैं, थोड़ी सी और नई चर्चा करते हैं। नई चर्चा कैसी सर? नई चर्चा है मतलब नई टर्म है ना। अभी तक जो भी बढ़ा उससे थोड़ा सा और एक नई टॉपिक्स को अब जो है अब हम जा रहे हैं हमारे धीरे धीरे हमारे टॉपिक्स। बच्चों एक टर्म आती है, ये टर्म वैसे तो हम यहाँ पे कम यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे सिर्फ 12th क्लास में। तो 12th क्लास में स्टार्टिंग जब आप 12th क्लास की फिजिक्स का पहला लेक्चर पढ़ोगे वहीं से आप इस टर्म को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ क्योंकि रिलेटेड इसी से। तो बात करते हैं, नई टर्म है, दैट इज हेडिंग डालेंगे पॉइंट मास। एक्चुअली में बच्चों पॉइंट मास होता क्या है? पॉइंट मास का मतलब सर मास ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसा पार्टिकल जो बहुत छोटी हो या जिसका मास बहुत कम, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चों पॉइंट मास कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो है उसे पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट मास कुछ स्पेशल कैटेगरी वाली मास है, नहीं। पॉइंट मास का मीनिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे पास एक फुटबॉल है, सपोज मेरे पास क्या है, एक फुटबॉल है। अब फुटबॉल क्या है, बड़ी है, साइज में बड़ी है, मुझे आराम से दिखाई दे रही है। अब मैं उसे क्या करता हूँ, ऐसे स्लाइड करता हूँ, ऐसे स्लाइड करके छोड़ देता हूँ। अब वो ऑब्जेक्ट जो है, वो फुटबॉल जो है वो स्लाइड करती हुई इतनी दूर चली जाए, मान लो वो चली गई मान लो 10 किलोमीटर चली गई। कहाँ चली गई? 10 किलोमीटर चली गई। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल है वो 10 किलोमीटर दूर चली गई। मैं उसे देख सकता हूँ, मेरे पास चश्मा लगा हुआ है, मेरी पावर बहुत ज़्यादा है आंखों की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ। लेकिन क्या मुझे अभी भी सपोज करो, इमेजिन करो कि आपने उस फुटबॉल को 10 किलोमीटर दूर भेज दिया, आप भी उसे देख सकते हो। मेरी आंखों से देखने की ट्राई करो बच्चों। किससे? मेरी आंखों से। तो मेरी आंखों से मुझे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रही है सर, लेकिन वो पॉइंट साइज में दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? पॉइंट साइज में। कैसी दिखाई दे रही है? पॉइंट साइज।
मतलब कि उस फुटबॉल ने उसकी साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फुटबॉल ने उसकी जितनी साइज थी, उसकी साइज कितनी थी, इतनी सी। मान लो उसकी रेडियस सपोज करो 30 सेंटीमीटर रेडियस थी, उस पूरी फुटबॉल की रेडियस कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इतना सा हुआ। तो इतनी सी फुटबॉल और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 10 किलोमीटर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस। तो उस फुटबॉल की साइज के कंपैरिजन में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कहीं ज़्यादा है। तो मुझे वो फुटबॉल कैसी दिखाई देगी, पॉइंट मास। और एग्जांपल लेते हैं स्टार्स का मास कितना ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मुझे पॉइंट साइज की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मेरी अर्थ से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ तारे गिन रहा हूँ। अब सर तारे क्यों गिन रहे हो, वो अलग केस है, ठीक है, लेकिन मान लो मैं तारे गिन रहा हूँ तो मुझे तारे क्या दिखाई देंगे, जो स्टार्स है वो बिल्कुल पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं, है ना। उसका रीज़न यही है, एक्चुअली में वो इतने छोटे हैं नहीं जितने आपको दिखाई दे, बट वो उनके मास के कंपैरिजन में उनकी आपसे डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो आपको पॉइंट मास के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो पॉइंट मास का सिंपल सा एग्जांपल है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट आप पॉइंट मास के कंसिडर कर सकते हो। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट या ट्रेवल डिस्टेंस मच ग्रेटर, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ी सी हो, मच ग्रेटर देन इट्स ऑन साइज, इसकी खुद की साइज के तुलना में, देन इट कैन बी कंसिडर एज पॉइंट मास। ये वाली चीज़ें आप कहाँ ज़्यादा यूज़ करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th का पहला चैप्टर वहाँ इस्तेमाल करोगे, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी साइज के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, बहुत ज़्यादा, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर कर लोगे आप, पॉइंट मास। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉइंट मास एक्चुअली में है नहीं, वो बस आपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए पॉइंट मास का एक कंसेप्ट बनाया है। पॉइंट मास एक्चुअली में कुछ नहीं होता है बच्चों, बस उस अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमने उसे एक पॉइंट मास का एक नया कंसेप्ट बना दिया है ना। क्या फुटबॉल एक्चुअली में पॉइंट मास है? नहीं है, बट आपने उसे सोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उसे पॉइंट मास एज्यूम किया है ना। पॉइंट मास है नहीं वो, तो ये पॉइंट मास का कंसेप्ट है, कॉपी कर लो आप। नेक्स्ट टर्म है इनर्शिया, जो आपके इस आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, इनर्शिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम द न्यू टॉपिक, ब्रांड न्यू टॉपिक, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है, व्हाट इज़ इनर्शिया क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ आज हम देखने वाले। ये पॉइंट मास कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ है, रुको मैं इसको एंगल को ठीक करता हूँ। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, अब ठीक है। एक्चुअली में इनर्शिया होता क्या है बच्चों, इनर्शिया होता क्या, ब्राइटनेस ज़्यादा आ गई यार, वेट बच्चों, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप। अच्छा, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका काम है रेजिस्ट करना। इनर्शिया का मतलब ही क्या है, रेजिस्ट करना। इनर्शिया का मीनिंग ही क्या है, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करने का काम करती है। इनर्शिया क्या काम करती है, रेजिस्ट करने का काम करती है। मतलब कि ये जो इनर्शिया का क्या कहना है, इनर्शिया का मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई आप फोर्स अप्लाई ना कर दो। तो वो रेस्ट में क्यों रह रही है, उसका रेस्ट में रहने का रीज़न ये है कि उस जो मटेरियल है, जो ब्लॉक है, जो भी है ना, ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रखी, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नहीं तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। एटीट्यूड वाली बात है कि तू रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि तुझ पर बाहर से कोई आके फोर्स ना हो। वो जो होता ना, अपने घर की जो शादियाँ होती है ना, तो घर की जो शादियाँ होती है तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी मतलब बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं या होते हैं ना, फूफा, जीजा, मौसा वगैरह वगैरह,
इनका क्या होता है कि इनका अलग ही एटीट्यूड होता है, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड होता है, तो इनका अलग ही एटीट्यूड होता है। ये क्या चाहते हैं बच्चों कि हाँ मतलब ये एटीट्यूड में रहेंगे ऐसे ऐसे, और क्या कहेंगे कि हाँ बस हमें कोई आके पूछे, जब तक इनको आगे आके कोई ये नहीं बोलता कि आइए, अंदर बैठिए, अंदर खाइए, तो तब तक ये कुछ खाते नहीं है। तो इनका एटीट्यूड, इनका क्या है, ये क्या है, इनर्शिया है। इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, इनर्शिया प्रॉपर्टी है। मतलब ये क्या है कि जब तक आप बाहर से आके कोई इनको ना बोले तब तक ये अंदर नहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं। इसका मतलब इनर्शिया क्या है, किसी भी मटेरियल का अपना एटीट्यूड है। मान लो किसी भी मटेरियल का क्या है, अपना एटीट्यूड है। ये क्या चाहते हैं कि जब तक बाहर से आके कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, बाहर से आके कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक ये हिलेंगे नहीं। इसी तरीके से अगर कोई मोशन में है, अगर मान लो किसी को फूफा जी नाराज़ हो गए शादी में, तो वो मोशन में मतलब घर जाएंगे कि नहीं बस हमारी यहाँ पर इज्जत नहीं है, मैं घर शादी छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो जाएंगे। वो क्या है, मोशन में। अब बाहर से आके मतलब कोई जो लड़की वाले जिसकी भी शादी, वो क्या करेगा, रोकेगा उनको। तो बाहर से आके जब तक कोई फोर्स ना लगाए, जब तक उन पर कोई फोर्स ना लगे, वो रुकेंगे नहीं, वो मोशन में ही रहेंगे जब तक कि उन पर कोई फोर्स ना लगाए। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूस मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। आई बात समझ में? तो इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है कि अगर रेस्ट में है तो वो मोशन का रेस्ट करेगी, यानी उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, मोशन ना हो। और मोशन में है तो रेजिस्ट करेगी कि वो रेस्ट में ना जाए। मोशन में है तो वो रेजिस्ट करेगी कि वो रेस्ट में ना जाए। यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो इनर्शिया के बारे में समझ में आया है ना। तो अगर कोई आपके रिलेटिव नाराज़ हो जाए तो उनको मना लेना, मेरे कहने में मत आना, ठीक है, मेरे कहने में बस यहाँ लेक्चर तक आना, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों इनर्शिया के बारे में थोड़ी सी और। तो इनर्शिया की इज्जत के साथ में डेफिनेशन लिखें, तो इज्जत के साथ में इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा एक बात और बताओ यार, कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सटर्नल है या इनहेरेंट है, खुद की ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी है या कहीं बाहर से लेके आया है, खुद की प्रॉपर्टी है, प्योर प्रॉपर्टी। सो इनर्शिया इज एन inherent property of an object, of any object which क्या करेगी ये, which resist दिखाई दे रहा है क्या यार बच्चों कैमरा में? हाँ अच्छा यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखा रहा है। इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट of state of rest or of uniform motion of that object यानी कि इनर्शिया क्या करेगी, इनर्शिया किसी भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट की रेस्ट में हो या वही ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उन दोनों का अपोज करेगी। दैट्स इट, इनर्शिया खाता सिंपल सा पॉइंट है। कोई समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बच्चे इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या फिजिकल क्वांटिटी भी है? इनर्शिया क्या फिजिकल क्वांटिटी है? जैसे एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड वगैरह सब होती है। तो क्या इसी तरीके से इनर्शिया भी किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सिर्फ इसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये उसका एक गुण है। उसकी कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसकी कोई भौतिक राशि नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होगी, अगर यूनिट नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशंस भी नहीं होगी। तो इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बात लाइन ध्यान देना
कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? दूसरी बात, लेकिन बच्चों इनर्शिया मास पे डिपेंड जरूर करेगा। इनर्शिया मास पे डिपेंड जरूर करेगा, यानी कि जिसका ज़्यादा मास होगा, मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो एक आपका मौसा जी रुसे हुए हैं, एक आपके फूफा जी रुसे हुए हैं शादी में। क्लियर है? सर अब मज़ा आया। ठीक है, तो एक फूफा जी रुसे हुए, एक मौसा जी रुके हैं, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मौसा जी तो फिर भी समझ जाएंगे, समझदार हैं, फूफा जी नहीं समझेंगे, फूफा जी नहीं समझेंगे। उनको समझाने के लिए आपको ज़्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा। तो जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया। क्लियर है? तो जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ओनली एंड ओनली मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बात बढ़ते हैं। हो गया बच्चों कॉपी? अब हम बात करते हैं हमारे मोशन से रिलेटेड। अभी तक की बातें की इस पे थी, सिर्फ बेसिक बातें हमने सीखी है कि इनर्शिया क्या होता है, पॉइंट मास क्या होता है। लेकिन इन सभी चीज़ों का कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वहाँ क्या काम आया, वहाँ पे इन सभी का क्या काम आया, वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक ग्रीक थिंकर थे। थिंकर मतलब वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ना कोई फिजिसिस्ट थे, वो सिर्फ सोचते थे। जो होते थे ना, जैसे आपके कणाद थे, भास्कर थे, ये सब क्या थे? थिंकर्स थे। इनके पास कोई प्रैक्टिकल करने के लिए इनके पास क्या है, कोई लैब वगैरह तो होती नहीं थी। तो ये सब क्या करते थे? सिर्फ जो चीज़ ऑब्जर्व करते थे उनके बारे में सोचते थे और अपनी नोटबुक में लिख लेते थे। तो सबसे पहले एक थे एरिस्टोटले। क्या नाम था यार, अजीब सा नाम था, एरिस्टोटले था, हाँ एरिस्टोटले। ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सबसे पहले मोशन के बारे में या फोर्स के बारे में। किसने बोला? एरिस्टोटले ने। एरिस्टोटलेस फैलेसी। हेलो, एरिस्टोटलेस फैलेसी। इन्होंने क्या देखा, दिखाई दे रहा है क्या? अरे यार ये थोड़ा सा मतलब कैमरा वाला एंगल मेरे को चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छे दोबारा से लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एरिस्टोटलेस फैलेसी। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? ये ग्रीक के थे, ठीक है, मैं इनसे मिला हुआ हूँ, मैं भी ग्रीक में था पिछले जन्म में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये चीज़ बोली, मतलब ये बहुत पहले ही बोल दी थी इन्होंने। कब बोली थी इन्होंने? 338 BC में ही इन्होंने ये वाली बात बोल दी थी। लगभग 338 या 340 BC में इन्होंने ये बात बोल दी थी। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जनरल ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है, आप जो जैसे आप डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन करते हो, तो उन्होंने सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि here is an external force is required to keep an object in motion। यानी उन्होंने पहले ही एक स्टेटमेंट दिया क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स आपको ज़रूरी है। और ये बात उन्होंने कब दे दी थी? लगभग 340-350 BC के आसपास उन्होंने ये वाली बात कह दी। तो ये सिर्फ थिंकर थे, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन किए, उसके आधार पर उन्होंने ये वाली बात लिख दी। ये बात चल ही रही थी। फिर काफ़ी टाइम बाद लगभग 1500 के आसपास, 1300 BC के आसपास एक साइंटिस्ट आए थे, गैलीलियो। ठीक है, नाम स्पेलिंग में गलत मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसके साथ में उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया।
उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कैसा एक्सपेरिमेंट किया, सुनना बात को। उन्होंने स्लाइड पर, सर कौन सी स्लाइड, वो आलू की चिप्स वाली है बस यार बस, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक स्लाइड पर बॉल को स्लाइड करवाया इस तरीके से। दूसरी उन्होंने एक और स्लाइड ली टू पैच, उन्होंने कुछ एक दूसरी स्लाइड ली ऐसी, और उन्होंने अब बॉल को ऊपर चढ़ाया। पहले बॉल को स्लाइड से नीचे गिराया और अब बॉल को ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो वो एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉल नीचे आए उसके बाद थोड़ी देर बाद बॉल रुक गई, फिर जैसे बॉल ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आ रही है। यानी कि जिस भाई बॉल को ऊपर चढ़ाना है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ाना है, तो बॉल क्या करेगा, ये क्या करेगी, बॉल को फोर्स देना पड़ेगा, मतलब बॉल को स्पीड के साथ में चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या जिस स्पीड के साथ में चढ़ा रहा हूँ, क्या बॉल की वही स्पीड मेंटेन है या कम हो रही है? ओब्वियसली बात है कम हो रही है। बॉल की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने एक चीज़ देखी, क्या बच्चों, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि इसी बॉल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर चलाऊं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे गुड़का दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लुढ़का दिया विद फ्रिक्शन लेस, ये वाली सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल कांच की जो प्लेट होती है ना, कांच की जो प्लेट होती है उसी तरीके से एक फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब ये बॉल यहाँ आई तो यहाँ आने के बाद में कुछ दूर चलने के बाद ये बॉल रुक गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स लगा। इस बॉल को भी ऊपर चढ़ा रहा हूँ तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी ग्रेविटी के कारण ये बॉल वापस नीचे आ रही है, यानी कि बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये बॉल भी नहीं चढ़ पाई। लेकिन जब उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि ये बॉल कंटिन्यूसली मोशन में थी। एक बार मैंने इसको चला के छोड़ दिया तो ये चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, कब तक चली, जब तक कि इसे रोकने के लिए मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़ा। अभी खुद आप जनरल ऑब्जर्वेशन करते हो, मेटल के जो छर्रे होते हैं ना, साइकिल के छर्रे होते हैं, है ना, जो छोटे 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 से छर्रे होते हैं, उन बॉल्स को, जो मेटल की बॉल होती है, छर्रे जिसे आप बोलते हो, उन बॉल्स को किसी भी कांच की एक लंबी सरफेस ले लो, उस सरफेस पर चला के थोड़ी सी देर छोड़ दो, वो बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरफेस का दूसरा एंड ना आ जाए। वो बॉल तब तक चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही है, फ्रिक्शन अनअवेलेबल है। फ्रिक्शन क्या है? अनअवेलेबल। तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी बच्चों। कब तक चलती रहेगी? जब तक आप उसे रोक ना लो, है ना। उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूं तो वो इनर्शिया के कारण, वो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं उसे रोक ना दूं। या फिर एक काम और हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक मैं इसे इस तरीके से पुश करके आगे मूवमेंट ना करने दूं। यानी कि ये सब हो रहा है किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो गैलीलियो ने भी इन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके ऑस्लर फेलोसी को क्लियर साबित कर दिया। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट और इनके स्टेटमेंट से लेके न्यूटन ने फिर अपना थ्योरी बना दी। न्यूटन ने अपनी थ्योरी बना दी, न्यूटन्स थ्योरी। तो मोस्ट वेलकम। अब हमारा जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट हुआ है, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। रिंग डालेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कहानी थी बच्चों जो मुझे आपको सुनानी थी, न्यूटन का पहला नियम। तो बहुत सारी चीज़ें देखी। तो 1620 ईस्वी तक तो गैलीलियो रहे। जैसे ही ये भगवान को प्यारे हुए, न्यूटन आ गए, ठीक है। और इसी न्यूटन को सीबीएसई ने आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया है, बट कोई बात नहीं। तो न्यूटन ने क्या देखा? न्यूटन ने इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए एक स्टेटमेंट दिया। न्यूटन ने अभी इन सब चीज़ों पर उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए, इनकी थीसिस पढ़ी, इनके बारे में पढ़ा, इनके वोकैबुलरी क्या चीज़ होती है। तो अब अगर आप खुद देखोगे तो आप खुद समझ गए ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? ये इनर्शिया की वजह से हो रहा है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगा दूँ, और अगर मोशन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगा के उसे रोक ना दूँ। तो यही स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, यही स्टेटमेंट न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, है ना। स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखता हूँ कि एवरी बॉडी
continuous to be to मैं एक बार कैमरे देखता हूँ सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, to be in its state of rest, to be in state of rest or of uniform motion, of uniform motion in a straight line, in a straight line, unless it compelled by some external force, by some external force. ये न्यूटन का पहला नियम, ये न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से आके फोर्स ना लगाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसका वेलोसिटी फिक्स है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए, उस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। यही सारा उसका स्टेटमेंट था, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि उस पर अगर रेस्ट की बात करें, रेस्ट की बात करें, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए, मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो फोर्स जीरो, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी आपको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कराना है तो उस पर एक नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा। सो यू कैन राइट, इफ वी हैव टू move an object, then we must apply a net external force, ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, F net external force, due to which an acceleration will develop, an acceleration in the object will develop। क्लियर है? आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करना है या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में डालना है तो उसके लिए उसको आप उस ऑब्जेक्ट पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन आएगा। और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा। इसका मतलब आपकी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, मोशन कर रही है। क्लियर है? ये सारी चीज़ क्लियर है? तो ये था बच्चों न्यूटन का पहला नियम। अच्छा, इसी नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ कहीं लिख देता हूँ, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लिख लेना आप खुद कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि सारा काम किसके ऊपर बेस्ड है, इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ये सारी चीज़ लिख लेना आप यहाँ पे, लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, आप नोट्स में अच्छे से लिख लेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है? इसे क्या बोलते हैं आप? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये था बच्चों आपके न्यूटन का पहला नियम। इसके बारे में हमें बस इतनी ही बात करनी है, इसके बारे में कोई ज़्यादा अपने को डीप में नहीं जाना है।
अब जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि इनर्शिया कैसा होता है, किस तरीके से इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ आप पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। हो गया बच्चों। अब इनर्शिया के बारे में या न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जांपल अपन करते हैं कि ऐसे डेली लाइफ में कैसे एग्जांपल हैं, कैसे ऑब्जर्वेशंस जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल जो मैं करवा रहा हूँ ये कोई आपके पूछे जाने वाले नहीं है ना किसी एग्ज़ाम में, बट हाँ आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप ताकि आपकी डेली लाइफ से फिजिक्स को या इस लॉज को रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो बच्चों इनर्शिया जो है अलग अलग तरीके से होता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का इनर्शिया अलग होगा, मोशन में है तो मोशन का इनर्शिया अलग होगा, अगर डायरेक्शन चेंज करनी तो उसका भी इनर्शिया होगा, तो उसका अलग इनर्शिया होगा। तो बात करूँ मैं अगर रेस्ट के इनर्शिया की, फर्स्ट बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल, कहने का मतलब क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी जो क्या करेगी, उसे मोशन में जाने का अपोज करे, उसके मोशन में जाने का अपोज करेगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगी। सुनना बात को, सिर्फ सुनने की बातें हैं, कोई खास बात नहीं। कई बार या फिर चलो इसे लिख ही देते हैं कि when an object is in rest then develop inertia will resist to be in motion ऑफ दैट, इन मोशन ऑफ दैट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया कुछ ऐसा होगा कि वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में जाने का अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा उसे। देखो बच्चों जनरल एग्जांपल, आप जब बस में खड़े हुए हो तो जब बस भी खड़ी हुई है ना, आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, बस में गए, बस में बैठे, अब आपको क्या है, सीट नहीं मिली तो क्या है, ऐसे लटक के खड़े हुए, मटक के खड़े हुए, सडनली लटक के नहीं, आप ऐसे खड़े हो गए बस में जाके, यस मैं हूँ डन, मुझे कुछ नहीं होता। अब आप बस में ऐसे खड़े हुए हो, सडनली बस वाले ने क्या किया, एक्सेलरेट किया और बस को अचानक से एक स्पीड से दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बस स्टार्ट हुई आपको क्या लगेगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा और आप गिर जाओगे, इज्जत का फालूदा हो जाएगा, है ना। तो आप गिर जाओगे। क्यों गिरे भाई, क्यों गिरे? आप पर किसी ने कोई फोर्स लगाया नहीं लगाया, फिर भी गिर गए, आप गिरे हुए हो ठीक है, बट क्यों गिरे? रीज़न ये है बच्चों, आपकी बॉडी के दो पार्ट्स हैं, आपकी बॉडी के दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स है वो नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है वो क्या है, बस के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, ऐसे नॉर्मल फ्रीली खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे ही बस चलने को स्टार्ट हुई तो नीचे वाला, अभी जो बस रुकी हुई थी तो आपकी पूरी बॉडी क्या थी, इक्विलिब्रियम में स्टेट थी, पूरी बॉडी क्या थी, रुकी हुई थी, बस भी रुकी हुई, आपकी पूरी बॉडी भी रुकी हुई। जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, आपके नीचे वाला जो हिस्सा है, जो आपके पैर हैं, वो तो आगे बढ़े। अब आपके ऊपर वाला पार्ट क्या कहेगा, नहीं मैं तो रेस्ट में रहूँगा, और नीचे वाला पार्ट क्या कहेगा, आगे चल। ऊपर वाला पार्ट बोलेगा कि नहीं मैं तो रेस्ट में रहूँगा, और नीचे वाला पार्ट बोलेगा नहीं आगे चल। तो क्या होगा, उस जद्दोजहद में आप पीछे गिरोगे। हमेशा ऑब्जर्व करना, आप बस में हमेशा पीछे ही गिरोगे। उसका रीज़न कि आगे वाला पार्ट तो क्या कह रहा है, आगे चल, पीछे वाला पार्ट कह रहा है नहीं यहाँ रुकूंगा, तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी और आप ऐसे गिर जाओगे। आगे वाला पार्ट तो क्या कह रहा है, नीचे वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट तो क्या कह रहा है, बस के साथ आगे चल। ऊपर वाला पार्ट क्या कह रहा है, रुका रहे। तो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी और आप ऐसे गिर जाओगे पीछे की तरफ, यानी आपको क्या लगेगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा। सिमिलरली जब भी आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, पानी का गिलास लिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक कार्टन रखना, कार्टन के ऊपर एक कॉइन रखना कोई भी, ठीक है, 5 रुपये का कॉइन रखना, है ना, उससे ज़्यादा तो आपको मिलते नहीं होंगे, मुझे उम्मीद ही विश्वास है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, धीरे से उस कार्टन को धक्का दो, धीरे से उस कार्टन को ऐसे पुश करो, क्या होगा, कॉइन कार्टन के साथ में जाके गिर जाएगा।
अब आप क्या करो, सेम वापस एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन कार्टन को इतने फास्ट धक्का दो, बहुत फास्ट, कार्टन को बहुत फास्ट ऐसे पुश करो, कार्टन तो क्या होगा, कार्टन तो निकल जाएगा, कार्टन तो ग्लास से निकल के दूर गिर जाएगा और जो कॉइन है वो कॉइन उसी गिलास में वापस आके गिर जाएगा। ऐसा एग्जांपल करना। इसका मतलब कॉइन क्या है, रेस्ट में रहना चाहता है। कॉइन क्या चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, तो वो रेस्ट में ही रहा। क्लियर है। कहीं एक एग्जांपल और लेते हैं इसका कि आपने देखा होगा एक ग्लास की शीट होती है, आपने टीवी में भी देखा होगा, तो क्रिकेट की बॉल से जब ग्लास के विंडो पर लगती है तो पूरा ग्लास ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसी के अपोजिट जब आप किसी बुलेट से विंडो पर शूट करते हो तो क्या होता है, बुलेट सीधी निकल जाती है एक छोटा सा होल करके, लेकिन वो पूरा कांच जो है विंडो का वो एज इट इज़ रहता है, वो ब्रेक नहीं होता। जबकि बॉल से जब हिट किया तो ब्रेक हो गया। रीज़न ये है कि बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो छोटे से टाइम में, वो बहुत कम टाइम के साथ लिए उस कांच के कांटेक्ट में आई, जबकि बॉल की स्पीड भी बहुत कम है और वो उसकी साइज भी ज़्यादा है बॉल की। दूसरी बात, वो बॉल जब उससे टकराई तो स्पीड कम है, तो उस विंडो के साथ में ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी, विंडो के साथ में ज़्यादा देर कांटेक्ट में रहेगी। और बुलेट तो क्या है, वो छोटे से टाइम, मतलब सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 मिली सेकेंड की, मतलब मान लो कुछ देर, मतलब सेकंड का भी 10वां भाग, इतने से कम टाइम के लिए वो विंडो के कांटेक्ट में आई, तो कहाँ से क्रैक कर पाई। ठीक है, ऐसा एग्जांपल है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, जैसे मान लो ये वाले बच्चों, टिक ऐसे होल है, ऐसे जो छत की आपकी सीलिंग है, सीलिंग से आपने क्या किया, एक रस्सी लगाई और रस्सी से इस तरीके से एक कोई भी मास, मान लो कैपिटल M मास, ऐसे लटका दिया। एक और रस्सी से लगा दी, एक रस्सी लगाई, उसके नीचे मान लो कोई मास लगाया और फिर उस मास के नीचे भी आपने एक रस्सी लगा दी। ठीक है, मान लो ये A पार्ट, ये B पार्ट। अब बच्चों जनरल एग्जांपल लेते हैं कि मैं धीरे से एक जर्क के साथ, अब आप क्या करो, एक जर्क के साथ में, मतलब इस B को पकड़ो और एक झटके के साथ में खटाक खींचो, क्या होगा, ओनली इतना पार्ट टूटेगा। ओनली क्या टूटेगा, इतना पार्ट। अगर आप जर्क के साथ में इसे करोगे तो ओनली फर्स्ट पुल द स्ट्रिंग विद अ जर्क। पहला काम क्या किया आपने, एक जर्क के साथ में इसे खींचा, तो क्या हुआ, इतना सा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ओनली B पार्ट विल ब्रेक, ओनली B पार्ट ऑफ स्ट्रिंग विल ब्रेक। ये सिर्फ जनरल लाइफ के एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो क्या होगा कि B पार्ट ही उसका, जो नीचे वाली जो रस्सी है जो आप खींच रहे हो, वही रस्सी टूटेगी बस। अब आप क्या करो, एक छोटे से बच्चे को पकड़ के लाओ, खपच लेकर आए, अब उस छोटे से बच्चे को इस रस्सी के ऊपर लटका दो। क्या होगा, धीरे 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 उस पर फोर्स लगाएगा, धीरे 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 जैसे फोर्स लगाएगा तो फोर्स पहले कहाँ गया, पहले इस रस्सी पे गया, इस रस्सी से फोर्स मास पे गया और इस मास से ये वापस इस वाली स्ट्रिंग पे गया। तो ये अब जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। अब जो फोर्स लग रहा है वो इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। तो अब क्या होगा कि ये जो रस्सी है, पूरा सिस्टम यहीं से ब्रेक हो जाएगा, पूरा सिस्टम यहीं से ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये किसकी वजह से हुआ, आपने क्या किया, उसको स्टेडली फोर्स लगा दो, उस पर फोर्स लटका दिया। अब धीरे 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 फोर्स ट्रांसफ़र होता गया, टेंशन पहले यहाँ आया, फिर टेंशन यहाँ आया, फिर टेंशन यहाँ आया, तो उससे पूरा सिस्टम ब्रेक हो। तो इस रस्सी को एक एग्जांपल ये भी है। दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब when an object is in motion, then its inertia will resist to be rest
टू बी इन रेस्ट ऑफ दैट। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका इनर्शिया क्या चाहेगा कि वो कभी भी रेस्ट में ना आए। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसका इनर्शिया, उसका एटीट्यूड क्या चाहता है कि वो कभी भी रेस्ट में ना आए। इसका एक और एग्जांपल, वापस उसी बस में हो, बस चल रही है, वापस आप खड़े हो गए, गिर गए थे ना पहले, तो वापस आप खड़े हो गए, वापस से आप कोई किसी की तरफ देख रहे हो, बड़े प्यार से देख रहे हो। सडनली क्या होता है कि ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, सडनली क्या होता है, ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। सोचो सोचो, कहाँ गिरोगे, पीछे या आगे? बस चल रही है, सडनली ब्रेक लगा दी तो आप कहाँ गिरोगे? आगे गिरोगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अब आपका जो पैर है, जो आपके फुट हैं, वो बस के फ्लोर से वापस वैसे ही कनेक्टेड है ना। अब बस ने तो क्या कहा, रुक गई। जब बस मोशन में थी तो आपकी पूरी बॉडी भी क्या थी, मोशन में। जैसे ही बस रुकी तो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो बॉटम है आपका, वो बॉटम क्या हो गया, रुक गया। और ऊपर वाला हिस्सा क्या चाहता है, वो कंटिन्यूसली इनर्शिया के कारण आगे मूव कर रहा है। तो अब नीचे वाला हिस्सा तो क्या कहेगा, रुक जा। ऊपर वाला हिस्सा कहेगा नहीं मैं तो आगे जाऊँगा। तो आगे जाने के चक्कर में आप इस तरीके से गिर जाओगे। सेम केस है। तो अगर रेस्ट में हैं तो आप हमेशा कहाँ गिरोगे, पीछे। अगर बस मोशन में तो हमेशा कहाँ गिरोगे, आगे। ज़िंदगी में गिरते ही रहोगे क्या यार, ठीक है। गिरना नहीं है, उठना भी है। एक और मोशन, एक और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। जगह दिख रही है क्या यार, क्लियर है, हाँ दिख रही है। नेक्स्ट है एक और है इनर्शिया ऑफ, इसमें कुछ खास लिखाने को है नहीं, बस मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कई बार ऐसी कंडीशंस आती है, जैसे टर्न होता है, जो शार्प टर्न होते हैं। जैसे मान लो आप किसी बस में हो और शार्प टर्न है, ठीक है। जैसे ही शार्प टर्न होता है तो जिधर गाड़ी मुड़ रही होती है बिल्कुल आपको उसके अपोजिट में आपकी बॉडी हो जाती है ना। मान लो इस तरीके से शार्प टर्न है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ। आप इस तरीके से जा रहे हो और ऐसे ही सडनली इस तरीके से कोई शार्प टर्न है। अब जैसे ही बस यहाँ से मुड़ेगी तो आप, बस किधर टर्न ले रही है, इधर की तरफ, क्लॉकवाइज। और आप पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ। आप पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ। इसे हम सर्कुलर मोशन में ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, बट फिलहाल फिर भी समझ लो, आपकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ। यानी कि आपका इनर्शिया क्या जाता है, एज इट इज़ रहूँ। आपका इनर्शिया क्या जाता है, एज इट इज़ रहूँ, ठीक है। बात पर कोई केस, बस के जो बॉटम है, जो आपके पैर है वो तो इधर मुड़ेंगे। आपका इनर्शिया चाहता है मैं नहीं यहीं रहूँ, तो बस के इनर्शिया इस तरीके से मुड़ते हुए इस तरीके से टर्न होता है। आपका इनर्शिया चाहेगा कि इधर जाएगा और आपके जो पैर है वो इधर जाएंगे। तो आपकी तरफ, इस तरफ बस की विंडो की तरफ जो है वो आपको धक्का लगेगा, ठीक है। उसका रीजन यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आज का लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। उसमें हम ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। फोर्स इजिकल टू एम इंटू ए जो लिखा था वो आया कहाँ से, हम उसमें भी सीखेंगे। एक नई टर्म और सीखेंगे जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, और उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।